हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्यक जीएस क्लासेस में। और हम इंडियन पॉलिटिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। और हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार संविधान का भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पिछले 2 क्लासों में आपको पढ़ाया है इनके हमारे संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। और उसी में हमने जो पहला मूल अधिकार है हमारा समता का अधिकार, वो हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो आज की जो हम क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि मूल अधिकार में जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है, कौन सा, जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है, उस दूसरे मूल अधिकार को आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा मूल अधिकार हमारा कौन सा है, दूसरा मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम जिसको बोला जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम के बारे में दिया हुआ है। यानी कि 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक ये जो आर्टिकल हैं ये सारे के सारे स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है, 20 में क्या है, 21 में क्या है और 22 में क्या है। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है। देखो, अनुच्छेद जो 19 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। जी हाँ, कितने प्रकार की, यानी कि अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है वो कितने प्रकार की, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, एक एक को ध्यान से और पूरे सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वह स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो कौन सी है, अगर हम बात करें जो पहली है हमारी, तो पहली कौन सी है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरे नंबर पर आती है वो कौन सी है, नंबर 2 पर आती है। तो नंबर 2 पर क्या है, यानी कि नंबर 2 पर क्या है, यानी कि शांतिपूर्ण, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि शांतिपूर्ण या निरायुध। ये निरायुध का मतलब क्या है बताऊंगा अभी एक एक चीज को। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता क्या है, यानी कि निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता भी आपको कौन प्रदान करता है, अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है वो आपको प्रदान कर रहा है। उसके बाद नंबर 3 पर यदि हम बात करें तो कहता है यानी कि संगठन, यानी कि संगठन बनाने की भी आपको स्वतंत्रता होगी, यानी कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो कितनी हो गई, यानी कि आपकी 3 हो गई। और नंबर 4 पर क्या आती है, यानी कि संपूर्ण भारत में, क्या है, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हो, लेकिन पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं आता था, लेकिन अब वो पूरे भारत की बात कर रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है। यानी कि संपूर्ण भारत में अबाध रूप से, किसमें, यानी कि अबाध रूप से, अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। क्या है, संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर के घूम सकते हो, ये आपकी एक स्वतंत्रता है, आपकी एक फ्रीडम है। उसके बाद नंबर 5 की क्या है, नंबर 5 में क्या है, यानी कि निवास करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर के निवास कर सकते हो, ये आपका एक फ्रीडम है, आपकी एक स्वतंत्रता है। उसके बाद अगर नंबर 6 की हम बात करें तो यानी कि आपको क्या है, आजीविका, आजीविका कमाने की जो स्वतंत्रता होगी वो भी आपको दी गई है, आजीविका, या आप अपना कारोबार कर सकते हो, कारोबार करने की भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारा आर्टिकल 19 आपको प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो 19 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 इसमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो कौन सी है, ध्यान से सुनिए। जो पहली वाली है वो क्या है, इनकी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि आपको अपने विचारों को
व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि आप अपने विचारों को पूरी तरह से किसी को भी आप बोल सकते हो, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, दूसरे इंसान को बता सकते हो, किसी को भी बता सकते हो। आपको पूरी तरह से आजादी मिली हुई है, पूरी तरह से आपके पास फ्रीडम है। और अपने विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हमारे यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं वो सारे आपको प्रदान किए गए हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता। जी हाँ, इसी के आर्टिकल 1 का जो क्या है, इसी में दी गई है क्या, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 19 के 1 के क्या के अंतर्गत आती है, क्या आपकी प्रेस की स्वतंत्रता। तो आर्य बात समझ, इनके वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और विचारों को व्यक्त करने के समस्त जितने भी साधन होते हैं वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद नंबर 2 पर आता है, यानी कि शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, आपको भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकता है, और जब वह सम्मेलन हो रहा हो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। यानी कि निरायुध का यहाँ पर मतलब यही है, यानी कि बिना किसी हथियार के वह सम्मेलन होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसका फर्स्ट और इसका सेकंड दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। उसके बाद नंबर 3 पर कहता है, यानी कि आपको संगठन या एक संघ बनाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर देश में बहुत सारे संगठन बने भी हुए हैं। ठीक है, वो किस माध्यम से बने हैं, क्योंकि आपको 19 का जो थर्ड है वो संगठन या संघ बनाने की पूरी स्वतंत्रता आपको प्रदान कर रहा है। उसके बाद नंबर 4 पर क्या अगर बात करें हम, तो कहते हैं कि भारत में यानी कि संपूर्ण भारत की बात करें, संपूर्ण भारत में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। यानी कि आपको पूरे भारत में, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, ये आपकी एक स्वतंत्रता है, आपके पास फ्रीडम है। लेकिन पहले क्या था, पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था, इसका अपवाद था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं रहा है, अब आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर के आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या, निवास करने की स्वतंत्रता। यानी कि निवास करने की स्वतंत्रता तात्पर्य है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के निवास कर सकते हैं, वहां पर बस सकते हैं, यह आपको पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। क्योंकि आर्टिकल 19 का जो 5 है वो आपको यह अधिकार दे रहा है कि आप पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के निवास कर सकते हैं। और निवास के बाद वो कहता है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर के आजीविका कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपना कोई भी कारोबार या बिजनेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारा संविधान आपको प्रदान करता है, जो कि किसमें दी गई है, आर्टिकल 19 के माध्यम से आपको दी गई है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अभी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अब दिक्कत ये आती है कि इनको याद कैसे करें, इनको सीक्वेंस से कैसे याद करें। ठीक है, देखो इसके लिए अगर मैं आपको एक कहानी के तौर पर बताऊं तो इनको कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से समझिए। मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे कुछ विचार हैं जो कि मुझे व्यक्त करने हैं, क्योंकि इसमें क्या गया, पहले मैंने के वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब मान लो कि मेरा कोई विचार है और मुझे वो तुम लोगों को प्रदान करने हैं, यानी कि तुम लोगों को देने हैं कि मेरे ये विचार है भाई आप इनको सुन लो। तो जाहिर सी बात है, पहले मैं क्या करूंगा, अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। ठीक है, और विचारों को व्यक्त करने के बाद क्या हुआ, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ आपको विचार मेरे पसंद आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि बात करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं कि आसपास के लोगों को बुला करके एक सभा कर लेते हैं, एक सम्मेलन कर लेते हैं। तो नंबर 2 पर क्या आता है कि जब किसी को हमारे विचार अच्छे लगेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ी सभा बुलाएंगे, एक सम्मेलन बुलाएंगे। तो इसमें क्या दूसरे नंबर पर क्या आ गया, इनके शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 पर क्या आता है कि जब हमारा सम्मेलन हो रहा है, हमने वहां पर भी लोगों को अपने विचार बताए। तो विचार बनाने के बाद हमने क्या सोचा कि भाई सम्मेलन तो हो गया, सबको हमारे विचार अच्छे पसंद आ रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, अपना एक संगठन बना लेते हैं, अपना एक संघ बना लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इनके संघ बना लिया। तो संघ बना लिया, जैसे ही हमने एक संघ बनाया तो हमारे मन में ये आया कि यार हमारे एक संघ तो बन गया, कि क्यों ना हम इसको पूरे भारत में जाकर के इसको फैलाएं। ठीक है, पूरे भारत में जाकर के अपने विचारों को बताएं। तो इस प्रकार नंबर 4 पर क्या, इनके संपूर्ण भारत में संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, और घूम फिर करके हम क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, जहां पर हम घूम रहे हैं उसके बाद अगर हमें पता चला कि हाँ भाई वहां पर जाकर के किसी दूसरे राज्य में हम चले गए, तो दूसरे राज्यों में जाकर के हमें लगा कि नहीं यहाँ पर हमें निवास करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, आज हम यही रुकते हैं या 1-2 महीना हम यही निवास कर लेते हैं। तो 5वें नंबर पर क्या आ गया, निवास करने की स्वतंत्रता। अब जाहिर सी बात है, जहां पर भी आप निवास करोगे तो खर्चे के लिए आपको कहीं ना कहीं आजीविका की तो आवश्यकता पड़ती है, पैसे की तो जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा, नंबर 6 पर क्या आ जाएगी बाद में, आजीविका। तो इस प्रकार पहले भाग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहले हमने विचार व्यक्त किए, उसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन किया, फिर एक संगठन बनाया, फिर पूरे भारत का संचरण किया, यानी कि घूमे फिरे, फिर उसके बाद क्या किया, दूसरे राज्य में कहीं पर भी जाकर के पूरे भारत में निवास कर लिया, और जहां पर निवास करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर आजीविका की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार इस एक कहानी के माध्यम से आप 6 की 6 स्वतंत्रताओं को एक सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि जो दोषी होते हैं उन दोषी को किस प्रकार का संरक्षण हमारा संविधान प्रदान करता है, उस बात को समझते हैं। तो आर्टिकल 20 क्या है, इनके अनुच्छेद 20 क्या कहता है, यानी कि वो दोष सिद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो दोष सिद्धि की बात कर रहा है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसकी बात कर रहा है, वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की वो बात कर रहा है। देखो अगर आर्टिकल 20 को हम पढ़े तो आर्टिकल 20 के 3 पार्ट आते हैं, आर्टिकल 20 का फर्स्ट, आर्टिकल 20 का सेकंड और आर्टिकल 20 का थर्ड। और तीनों में क्या क्या संरक्षण है, क्या क्या प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रदान करता है हमारा संविधान, उस बात को ध्यान से समझिए। तो आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट है वो कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। क्या कहता है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब कार्योत्तर विधि से जो संरक्षण होता है इसका क्या तात्पर्य है, ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक बात को अच्छे से समझाऊंगा। नंबर 2 पर क्या आता है, नंबर 2 पर आता है दोहरे दंड से संरक्षण। क्या आता है, दोहरे दंड से संरक्षण। जी हाँ, नंबर 2 पर क्या आ रहा है, दोहरे दंड से संरक्षण। और नंबर 3 पर क्या आता है, आत्म अभिशंसन से, यानी कि आत्म अभिशंसन का मतलब यहाँ पर क्या है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। देखो इन तीनों को ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है और एक एक चीज को ध्यान से समझाऊंगा। आर्टिकल 20 का फर्स्ट यानी कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसका तात्पर्य यह है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने वह कार्य किया है और वह अपराध की श्रेणी में न आता हो। इसका मतलब यह है कि एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैं कोई आज एक ऐसा कार्य कर रहा हूं, मान लो कि मैंने आज कोई ऐसा कार्य किया है और वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन कल यानी कि कल को अगर उसी काम के लिए हमारी सरकार ये कानून बना दे कि अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करेगा तो वह अपराधी कहलाएगा, तो क्या अगर मैंने वो कार्य आज किया है और कानून उसको लेकर के कल बन रहा है, तो यानी कि कार्योत्तर विधि के संबंध में संरक्षण इसलिए क्योंकि जब आपने वह कार्य किया है उस समय वह अपराध की श्रेणी में है या नहीं है। अगर वह अपराध की श्रेणी में नहीं है तो आपको दोषी नहीं माना जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन जो है हमारा आर्टिकल के 20 का फर्स्ट आपको प्रदान करता है। दोहरे दंड से संरक्षण क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण से संबंधित यह प्रावधान है, यानी कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है और उस अपराध की वह सजा भुगत भी चुका है, तो यानी कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यही कहता है हमारा क्या, दोहरे दंड से संरक्षण। उसके बाद नंबर 3 पर क्या आता है, नंबर 3 पर आता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण ये है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपराध यानी कि जैसा उसने अपराध किया है नहीं किया है, तो आत्म अभिशंसन यानी कि खुद के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जी हाँ, क्या है इसका सीधा सीधा मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये क्या है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, कि उसको यह प्रोटेक्शन या यह संरक्षण या उसको यह बचाव हमारा संविधान करता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है और आप जबरदस्ती उसके साथ करो कि नहीं अपना जुर्म कबूल कर कि तू दोषी है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है, हमारे यहाँ पर एक अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है, किसी के साथ जबरदस्ती करता है,
तो वो क्या कहलाएगा, इनके अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल 19 और अनुच्छेद जो 20 है आर्टिकल 20 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या दिया है, इनके अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहते हैं, देखो अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या कही गई है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, देखो इस आर्टिकल को ध्यान से सुनना। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित यह आता है हमारे यहाँ पर कि आर्टिकल 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता होगी वो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी उसी के द्वारा वंचित किया जाएगा, वरना किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। देखो आर्टिकल 21 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है, इसी का अनुच्छेद 21 का कै। अब अनुच्छेद 21 का कै क्या है, देखो इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। देखो शिक्षा का ये जो अधिकार है यह हमारे संविधान में कि मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था, ये हमारे यहाँ पर एक संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है। शिक्षा का जो मूल अधिकार था वो हमारे मूल संविधान में नहीं था, और ये इसको जो बनाया गया हमारे संविधान के अंतर्गत एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन कौन सा था, इनके 86वां संविधान संशोधन। जी हाँ, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया। और 86वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 2002 के अंतर्गत। कब हुआ था, 2002 के अंतर्गत। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। देखो अभी यहां से प्रश्न आता है क्या कि जब 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया था, तो जो शिक्षा का जो अधिकार है ये हमारे यहाँ पर किस वर्ष की आयु से लेकर के और किस वर्ष की आयु तक बच्चों के बारे में वो जिक्र कर रहा है। जी हाँ, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 का कै है वो कहता है कि 6 वर्ष से लेकर के, कितने वर्ष से, 6 वर्ष से लेकर के जो 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होंगे, कितने, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के, इनके बीच के जो बच्चे होंगे इन आयु के, तो उन सबको शिक्षा पाने का जो एक अधिकार है वो उनका एक मूल अधिकार होगा, ठीक है, और राज्य इसको प्रदान करेगा। ये क्या कहता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है। तो अनुच्छेद 21 में 2 आर्टिकल आपने पढ़े, पहला कौन सा था, प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, और नंबर 2 पर क्या है, इनकी आर्टिकल 21 का क्या है, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और शिक्षा का जो अधिकार है ये हमारे यहाँ पर एक मूल अधिकार है, और ये कब आया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आया था, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। और जो शिक्षा का अधिकार है 6 वर्ष से सिर्फ 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। जी हाँ, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये हमारे यहाँ पर दिया गया है। देखो अगर मैं यहाँ से आपसे प्रश्न करूं कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, और चलो मैं इतना भी आपको हिंट दे रहा हूं कि वह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, वह कौन सा आर्टिकल है, आप कमेंट में जरूर बताना कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी कि 6 से 14 तो उसमें हो गए, तो कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। इनके राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। और इसी के माध्यम से हमारे यहाँ पर क्या चलाई गई है, आंगनबाड़ी चलाई गई है। तो आप मुझे बताना है कि कमेंट में कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि कौन सा वो आर्टिकल है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 22 क्या कहता है। देखो आर्टिकल 22 में दिया गया क्या, गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी के बारे में कैसा संरक्षण यानी कि कैसी स्वतंत्रता आपको दी गई है उसके बारे में वो
जिक्र कर रहा है। देखो अगर मैं गिरफ्तारी के संबंध में बात करता हूं, यानी कि अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी। क्या है? गिरफ्तारी। अगर गिरफ्तारी की हम बात करें तो गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो किस प्रकार का दिया? देखो हमारे यहाँ पर जो गिरफ्तारी होती है वो भी दो तरह की होती है। दो तरह की। अगर मैं बात करूं नंबर 1 क्या आता है? यानी कि सामान्य। कैसी है? यानी कि सामान्य दांडिक प्रक्रिया जो होती है हमारे यहाँ पर, उसके माध्यम से कैसे गिरफ्तारी की जाती है। एक होता है नंबर 2 पर क्या? नंबर 2 पर आता है निवारक निरोध की प्रक्रिया। निवारक निरोध की जो प्रक्रिया होती है उसके अधीन जो गिरफ्तारी होती है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में वो यहाँ पर जिक्र करता है। तो ये गिरफ्तारी भी हमारे आर्टिकल 22 के अनुसार दो तरह की होती है। एक होती है यानी कि सामान्य दांडिक विधि के अधीन, और एक होती है निवारक निरोध की प्रक्रिया के अधीन गिरफ्तारी। अगर हम बात करें तो सामान्य जो गिरफ्तारी होती है इसमें आपको कुछ क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन दी गई है, कुछ आपको स्वतंत्रता दी गई है, इनके संरक्षण दिया गया है। वो कैसा दिया गया है? यानी कि पहली बात तो यह है कि जब आपको कोई गिरफ्तार करने आता है, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो हमारा संविधान कहता है कि आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। जी हाँ, कारण जानने का अधिकार। यानी कि आप पुलिस वालों से यह पूछ सकते हो जब आपको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे उसका कारण बताइए। ठीक है, यानी कि कारण जानने का अधिकार है। एक तो आपको क्या है? कारण जानने का अधिकार है एक तो आपको। और नंबर 2 पर क्या आता है? यानी कि आपको अपनी मनपसंद यानी कि मनपसंद वकील करने का, यानी कि मनपसंद वकील करने का अधिकार है। जी हाँ, मनपसंद वकील करने का अधिकार है आपको। और नंबर 3 पर क्या आता है? नंबर 3 पर यह आता है कि जब आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो हमारा संविधान कहता है कि 24 घंटे के अंदर, या कितने घंटे के? 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने भैया? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, यानी कि आपको पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती, या 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको कस्टडी में नहीं रख सकती। यानी कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस वालों को। लेकिन जो आने जाने का जो समय है वो इन 24 घंटे में नहीं इंक्लूड होता, वो इसमें नहीं जोड़ा जाता। इनको हटा के जो आने जाने का जो समय होता है ना उसको घटा करके, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये किस में आती है? सामान्य दंड में आता है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो ये जो हमारे देश में लागू होता है ये ज्यादातर कब होता है? कि जब हमारे यहाँ पर आपातकाल लगता है। क्या लगता है? आपातकाल लगता है, या हमारे देश के अंतर्गत तो एक सामान्य परिस्थिति में भी, कैसे? सामान्य परिस्थिति में भी इसको लागू किया जा सकता है। यानी कि सामान्य परिस्थिति में ये जो गिरफ्तारी होती है किस आधार समझे, यानी कि निवारक निरोध की जो प्रक्रिया है उसमें गिरफ्तारी किस आधार पर हो रही है? यानी कि जब हमारे यहाँ पर या तो आपातकाल लगा हुआ हो या सामान्य परिस्थिति में भी इसको लागू किया जा सकता है। देखो अगर हमारे प्रशासन को यह ज्ञात हो रहा हो कि कोई व्यक्ति है जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि इस व्यक्ति की वजह से देश के अंदर दंगे हो सकते हैं, ये दंगे करा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार क्या करती है? प्रशासन क्या करती है? तो आर्टिकल 22 में इस निवारक निरोध प्रक्रिया के अधीन उस व्यक्ति को संदेह के आधार पर, जी हाँ किसके आधार पर? संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। जी हाँ, इस वाली प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब यह हमारे देश की परिस्थिति ठीक होती है तो उस व्यक्ति को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी दूसरी प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? मात्र संदेह के आधार पर क्या होता है? हमारे यहाँ पर गिरफ्तारी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा रासुका जो लगती है वो रासुका क्या होती है? देखो हमारी गवर्नमेंट ने एक अधिनियम बनाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है, ठीक है ना। रासुका अगर आप देखो, रासुका क्या है? रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। वो राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है वो इसी के तहत बनाया गया है, इसी के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जब व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो दोनों प्रक्रिया आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज की जो क्लास में हमने पढ़ा है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा है, और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने पढ़ा है
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। और आपको बहुत अच्छी तरीके से सभी आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।